नमस्कार, मैं प्रभाकर मोरी। आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज एक ऐसी आवाज़ से मैं आपकी मुलाकात करवाने वाला हूँ जिन्होंने 70 से लेकर 90 तक आकाशवाणी के श्रोताओं का मन जीत लिया था। उनके बोलने के अंदाज़, उनके कार्यक्रम के पेश करने के अंदाज से लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। ऐसे दीवाने हो जाते थे आवाज़ के कि क्या कहने। जिनके नाम में सरस्वती बैठी हुई है वो कलाकार हैं शारदा साइमन। इनसे मैंने बात करी है और जो बातें की है वो आप देखिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे कार्यक्रम में। तो आपका ये शारदा नाम किसने रखा और आपका जन्म कहाँ हुआ, आपकी शिक्षा कहाँ हुई, कैसे हुआ, ये बताइए। हाँ, मेरी जो नाम है शारदा, ये मेरी दादी जी का दिया हुआ नाम था। एक्चुअली मेरे पापा क्षत्रिय और मम्मी ब्राह्मण थी। तो इन्होंने क्रिश्चियनिटी ली थी, पर हमारे जो जो भी रिश्तेदार थे तो मम्मी के साथ के जो थे साइड वाले वो ब्राह्मण और पापा के साथ के राजपूत। तो अब जब पापा ने क्रिश्चियनिटी ले ली तो पर दादी ने तो मेरा नाम रखा शारदा। और मैं जो अपनी उस समय कविताएं लिखती थी तो मैं शारदा साइमन सरित के नाम से लिखती थी। अच्छा। शुरू से शारदा साइमन सरित। घर का नाम मेरा सरिता था। अच्छा। तो सरित बोलते थे। अच्छा। तो जब आकाशवाणी में मैं रेगुलर आई ना, उसके बाद मैंने ये सरित वर्ड हटा दिया। तब मैं शारदा साइमन बन गई। कि चलो भाई ठीक है, ये छोटा शॉर्ट में कहाँ हुई। तो मैंने शुरू में तो महू में हमारा जन्म हुआ, जहाँ ये फौजी छावनी है। मेरे पापा आर्मी में थे, मेरी मम्मी आर्मी में वेलफेयर सेंटर की इंचार्ज थी। तो हम बचपन से मतलब फ़ौज में जो हमारा आना जाना था, आर्मी क्वार्टर मिला हुआ था, मम्मी वहीं पर थी, हम आते जाते थे, मिलते थे सबसे। और वहाँ जो भी फंक्शन होते थे मम्मी के सेंटर के, तो वो हम जाके बड़ी खुशी किया करते थे कि चलो वहाँ प्रोजेक्ट वो करवाना, बच्चों से बाल सभा हो रही है तो वो करवा रहे हैं। वहाँ की जो फौजी भाइयों की महिलाएं थीं उनको मम्मी सिलाई बिरा और ये सोनी मतलब सिखाती थी, बोलना सीखना, पढ़ना सीखना, ये सब उनका काम था। तो वहाँ जाते रहे थे शुरू से। तो आर्मी का सारा हमारा देखा हुआ था। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब हम बड़े हुए तो क्रिश्चियन कॉलेज से मैंने बीए किया। उसमें मेरा हिंदी लिटरेचर सब्जेक्ट रहा और कविताओं का मेरा शौक़ था। मम्मी शुरू से मम्मा पुराने ज़माने की वो कहते हैं कि अब विषाद शरारत पड़ी हुई थी। और उनकी एक मैगज़ीन आया करती थी, वाणी। अच्छा। तो वो में ना मम्मी की कविताएं उठ के पढ़ती थी। और वहाँ पे जो आर्मी की बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, तो वहाँ से मैं कविताएं ला के पढ़ती थी। वो मुझे अच्छा लगता था। तो फिर बस मैंने उसी टाइम में इसको प्रसाद और महादेवी वर्मा इनको पढ़ा। वो तो बीए में भी था हमारे कोर्स में, वो सब मैंने पढ़ा। उसके बाद MSW में आई मैं। तो जो इच्छा थी मेरी, आंतरिक इच्छा कि मैं सबकी सेवा करूंगी, सबके दुख हटाऊंगी, सबके दुख बांटूंगी, सबके चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरूंगी, ये मेरी जो आंतरिक इच्छा थी वो मैं करना चाहती थी। तो उसके लिए मैं MSW वहाँ रेडियो में आने से पहले ये MY हॉस्पिटल जो था वहाँ की मैं रेगुलर डोनर थी। अच्छा। रक्तदान उस समय में लोगों की मदद करती थी, जो पैसे नहीं दे सकते, गरीब थे, और जो पैसा नहीं दे सकते थे मैं उनकी मदद किया करती थी। और ख़ासकर बच्चों की जो बीमार होते थे उनकी लिए कम पैसा कम ब्लड देना पड़ता था। 1 cc 2 cc मतलब 100 cc दे दिया तो उसी में बच्चों को के लिए फ़ायदा हो जाता था। बड़ों को 300 ही देना पड़ता था एक बॉटल। और मैं बच्चों को फिर रेगुलर देने लगी। वहाँ पर डॉक्टर SD सिंह थे, उसमें मैं थर्ड उस पे
फ्लोर पर वो बच्चों का वार्ड था, तो मैं उनके लिए ब्लड जा के ब्लड देने लगी। तो इस बहाने में देने लगी। फिर जब जो लोग उस समय मेरा इंटरव्यू सुन रहे थे, इंजीनियर, उन्होंने कहा कि अरे ये तो 100% फोरिक है, मारोफन वो है। तो उन्होंने लेम्बर, मेरा जो वो था, जो मशीन थी, डेब मशीन होती है, उसमें उन्होंने उसको देखा, सेट किया, बोले तो 100% में वो आवाज़ है इसकी। तो अब मुझे तो मालूम नहीं था, मैं तो अंदर स्टूडियो में बैठ के बातें कर रही थी। फिर हमारा इंटरव्यू हो गया, उन्होंने और एक दो कविता सुनी और बोला कि हाँ आप हमारे श्रोता भाई बहनों को क्या कहना चाहोगी, अपने लोगों को। तो मैंने कहा यही कहूँगी कि भैया आप भी परमार्थ को वो हो जाए समर्पित, और सच्ची ईमान से, सच्ची ईमानदारी से लोगों की सेवा करने के लिए आगे बढ़े। ये मैं तो सुंदर जो मैं चाहती हूँ वही कह पाऊँगी। तो बोले ठीक है, अच्छा आपका ये इंटरव्यू है, कल आप आके अपने घर जाके सुनना। हम तो घर आ गए अपने, मैं और दीदी की यहाँ होगा। सुना शाम को तो मेरी आवाज़ पहचान ही नहीं पाई कि अरे ये क्या है, कैसी आवाज़ है, कितनी मीठी आवाज़ है, ऐसी आवाज़, ताजुब हो गया। तो उसके 3-4 दिन बाद इनका वो तिवारी जी थे, अरुण तिवारी, उन्होंने लेटर भेजा, बोला हमारे एड्रेस, हमारे जो स्टेशन साहब हैं, जो स्टेशन डायरेक्टर वो थे J.D. बवेजा, बोले वो आपसे मिलना चाहते हैं, आप आधा घंटा निकाल के आके उनसे मुलाकात कर ले। तो मैं डर गई, मैंने बोली बाप रे कैसे करेंगे अपन, कुछ मालूम नहीं है, क्या करेंगे, क्या बोलेंगे वो। तो उस समय मैंने इसके लिए BDO का वो दिया था इंटरव्यू, भोपाल में जाके, वो वल्लभ भवन में। तो वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो वहाँ से मेरा उसके 3-4 दिन बाद मेरा वो आ गया, लॉक कॉल आ गया। तो मैं वो अपने साथ लॉक तो लेटर लेके मैं गई साहब। हाँ, तो साहब ने बोला कि अब तुम क्या करोगी, तुम्हारी आवाज़ तो बहुत अच्छी, तुम्हें तो रेडियो में होना चाहिए, तो मेरी कहाँ खोज रहोगी। तो मैंने कहा नहीं, मेरे को तो कुछ नहीं आता है, मैं क्या करूँगी। तो बोले क्यों, इच्छा अभी तुम क्या करती हो घर में। तो मैंने बोली अभी तो मैं ऐसी कविता लिखती हूँ, वही देने आई भी थी मैं यहाँ पर, और बस और कुछ नहीं करती, टाइम पास हुई है। तो बोले तुमने कुछ लिखाई वगैरह की है। तो मैंने बोली हाँ थीसिस लिखी है मैंने बंजारों पर, MMA की थी थीसिस। तो बोले ला के पढ़ाओ हमको देना। मैं ले जाके दी। फिर उन्होंने बोला आप आइए 4 दिन बाद। फिर मैं गई, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है आपकी थीसिस हमने पढ़ी, आप लिख सकती हो, आपको सीखने में मुश्किल होगी, बोलने में, आप लिख तो सकती हो ना अभी। मैं कैजुअली मैंने बोली हाँ लिखूँगी मैं, आप बताइए कैसे लिखूँ। तो उन्होंने मुझे ड्रामा लिखना बताया। अच्छा। बवेजा सर ने कहा कि ऐसे करके तुम प्लॉट जो भी तुम्हारा मन में है उसको इस तरह से लिखो। और उन्होंने पूरा मुझे गाइड किया। तो उस हिसाब से मैंने 8 दिन के अंदर में एक नाटक लिख लिया। अच्छा। और 8 दिन बाद बड़ी खुशी खुशी जाके उनको दिखा रही कि देखिए मैं सर मैंने ये लिख लिया। तो बोले अच्छा बड़ी जल्दी लिखा तुमने। रख लिया उन्होंने, लेके पढ़ाया। तो बोले तो बढ़िया है, तुम्हारा तो सागर की सीमा पहला नाटक था जो मेरा, सागर की सीमा। तो मैंने मानवीकरण उसका वो किया था, सागर और सम्मार उसकी सीमा होती है उसका मानवीकरण किया था। तो उसमें मैंने लिखा, उसमें फौजियों की भी लाइफ थी। तो उन्होंने बहुत पसंद आया, थोड़ी काट वाट की उन्होंने थोड़ी सी उसमें। मैंने बोली ठीक है सर आप जैसा कहे। तो उन्होंने पहली मेरी जो ये नाटक हुआ आधे घंटे का रेडियो, तो उसे स्वतंत्र कुमार ओझा थे वहाँ के उस समय डायरेक्ट इसके निर्देशक ड्रामा के, उन्होंने उसे प्रस्तुत किया और बहुत शानदार बना वो नाटक। लोगों ने बहुत पसंद किया, बोले अरे ये नहीं कहाँ से आ गई शारदा साइमन, कौन कहाँ से आ गई। तो मैंने कहा कि लोगों की बहुत प्रशंसा के
पत्र आए वहाँ पे जो वहाँ के जो रेगुलर अनाउंसर थे उन लोगों ने ये पत्रोत्तर जो कार्यक्रम आता है उसमें उसको मेरी शामिल किया लोगों के पत्र और कहा कि देखो हाँ कि कितना अच्छा लिखा इन्होंने। तो फिर मेरा हौसला बढ़ गया कि चलो मैं लिख सकती हूँ। तो फिर बाद में इन्होंने बोला चलो एक आध महीने बाद एक और लिख दो। तो फिर मैंने दूसरा नाटक लिख दिया। तो वो था अवचेतन नहीं, वो था टूटा दर्पण। अच्छा। तो वो भी बहुत अच्छा बना। डायरेक्टर साहब इन्होंने मुझे बोला कि तुम युवारण में ये युवक संगम में आना शुरू करो। तो उस समय 2 लड़कियां आती थी, आशा भटेजा। मतलब युवाणी के नाम पहले युवक संगम था, हाँ, जिसमें आपने शुरुआत करी। हाँ। तो फिर उसमें 2 लड़कियां थी, नीना माथुर और आशा भटेजा। वो इंदौर की थी दोनों। मुझे सेलेक्ट किया तो मैं मऊ से आने जाने लगी। तो आती और वापस आ जाती थी मैं शाम को ही। तो वो प्रोग्राम में मैं अच्छा काम करने लगी। मन कि हाँ जो भी काम मिला है उसको अपन मन लगा के करेंगे। उसमें लोगों ने पसंद शुरू कर दिया मेरे को। मतलब श्रोताओं भाई बहनों का इतना वो मिला, प्रशंसा मिली मुझे कि मेरी इच्छा होने लगी कि हाँ मैं यही काम करने लगूं। अच्छा। तो फिर मैं वो करने लगी। फिर ऐसे 2.5-3 साल तक मैं कैजुअल रही। अच्छा। इस बीच में मैंने एक और नाटक लिख मारा। तो वो भी अच्छा बन गया। तो उसे भी बहुत पसंद किया लोगों ने। उसमें मैंने एक रोल भी किया था उस नाटक में। इंदु आनंद थी और बाकी वहाँ के आर्टिस्ट थे। मैं सबको जानती नहीं थी भोपाल के, वहाँ के लोगों को, आकाशवाणी के। तो उसमें मैंने किया। वीरेंद्र मुंशी थे उसमें। एक क्या नाम था उनका, अनिवा। हाँ। अरिमन नहीं, सरमंडल थे उनका सरनाम। अविनाश। हाँ वो थे। तो उन्होंने भी उसमें रोल किया। और मेरी स्क्रिप्ट पढ़ी, बोले रहे ये लड़की तो टीचर है। मैं मम्मी की आर्मी में जाती थी। अच्छा। तो वहाँ बच्चों को पढ़ाती भी थी। खेल कूद करवाना, ये करना वो कराना। तो बोले तुम्हारी बात थी तो बिल्कुल वो ये टीचर वाली है। पर ठीक है, वाह तुम्हारा स्वागत है यहाँ पर। तो मैंने बोली हाँ सर अब मैं तो सीख रही हूँ, मुझे क्या आता है ये सब। तो बोले कोई बात नहीं, हिम्मत रखो। ऐसी उन्होंने मेरी हिम्मत बढ़ाई। फिर उसके बाद मेरे फिर चौथा नाटक फिर लिखा मैंने, जलता सिंदूर। वो मैंने लिखा। रंजीत दीदी थी तो बोलती है तुम क्या नाटक लिख रही हो, इसके अलावा भी और कुछ करती हो? तो मैंने बोली हाँ बस ये युवाणी करने आती, ये युवक में आती हूँ मैं। तो बोले हाँ ठीक है, इसके अलावा तुम और भी कुछ लिखो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने कहा गीत लिखती हूँ मैं तो। तो बोले अच्छा तो गीत लिखो। तो फिर मैंने कहा ठीक है। वहाँ पे स्टाफ के लोगों ने कहा कि आप अपनी जो गीत हैं वो यहाँ पर ब्रॉडकास्ट के लिए दे दो। तो मैंने 14 कविताएं दी, जिसे वहाँ पे कलाकारों ने गाया और उसे गीत बना दिया। मेरी कविता को गीत बन गया। अब जब वो पढ़ा लोगों ने तो बड़े अच्छे गाने थे। अब उन गानों में पहला गीत जो मेरा रेडियो से प्रसारित हुआ, उसमें थे राजेंद्र शुक्ल, जो बहुत अच्छे गाते थे। उन्होंने पहला गाना गाया मेरा। दूसरा एक वो था, बोला सुबह शाम में उनको गाना पड़ता था। सवेरे 5 बजे 6 बजे सवेरे, नहीं 8:30 बजे होता था सुगम संगीत का कार्यक्रम। तो सवेरे और शाम को 6 बजे बीच में होता था। तो शाम का उसमें उन्होंने गाया दूसरा गीत। तो वो जो था कि जब लप्पर मेरे नाम तुम्हारा आता है, बिन सोचे अनजाने में ही गीत कोई बन जाता है। स्वर छंदों को मैं क्या जानूं, मन की पीड़ा बस पहचानूं। जब आँख से आंसू बहते हैं, सावन जग पर छा जाता है। क्या बात है। और अगला थी तो आपने जो लिखने का शुरुआत करी और लिखते लिखते आपने आकाशवाणी में प्रवेश किया, युवाणी में काम करना चालू किया। लेकिन जो पहला कार्यक्रम था आपका, हाँ, जो अनाउंसर की हैसियत से आपने पेश किया,
वो कौन सा कार्यक्रम था और उसको पेश करने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ? वो थे एक स्टेशन डायरेक्टर थे के नैयर सर। हाँ। तो वो खुद में शायर थे। अच्छा। तो उन्होंने मेरी सुनी शायरी। हाँ। तो बोला है क्यों तुम लड़की कविताएं लिखती हो, अब शायरी कर रही हो? हाँ। तो मैंने हाँ ये तो समझ नहीं पाती हूँ पर मैं लिख लेती हूँ। बोले चलो ठीक है, अब एक कार्यक्रम हम आपको देते हैं, यादें आपकी गीत तुम्हारे। अच्छा, यादें आपकी गीत तुम्हारे। हमारे। अच्छा। नहीं, यादें आपकी गीत हमारे। हाँ, ये कार्यक्रम दिया। बोला ये आप करो शुरू। तो मैंने कहा क्या क्या करना पड़ेगा? बोले क्यों, तुम तो वो लिखती हो, नाटक लिखती हो, ये लिखती हो, तो तुम नहीं लिख सकती हो? मैंने बोला यहाँ लिखूंगी ना मैं। तो फिर मैंने वो ऑडियंस प्रोग्राम था वो, अच्छा, श्रोताओं का। हाँ। तो उनकी याद आती थी लिख के। और उसके ऊपर मैं अपने तरफ से गीत सुनाती थी। अच्छा, बहुत पॉपुलर हो गया वो क्या गीत। बात है, क्या बात जो सुनते बोलते अरे आज वो उनका प्रोग्राम रात में 8 बजे आएगा, लोग सुनने के लिए बैठ जाते कि अरे वो आते हैं आपकी गीत हमारे प्रोग्राम। तो कौन कर रही है? अरे कोई शारदा साइमन है, क्रिश्चियन है। तो बोले अच्छा। वो मेरे गाना वो प्रोग्राम हिट हो गया। अब उसके बाद उन्होंने बोला डगर दो ये राही, ये एक डगर दो राही। हाँ, ये कार्यक्रम बोला ये अब करो। तो मैंने बोली ये क्या करूँगी सर इसमें? तो बोले बस लगाओ अपना मन। तो मैंने कहा ठीक है सर करती हूँ। तो बोले ये उसका संगीत पर है ये कार्यक्रम। तो मैंने कहा ठीक है सर। तो उसमें जो ये गायक कलाकार होते थे उनको लेकर मैं वो प्रोग्राम देने लगी कि जैसे गीतकार है, संगीतकार हैं, गायक हैं, इनके ऊपर मैं वो देने लगी, थोड़ी स्टडी करने लगी कि हाँ भाई इसमें मेरे को तो कुछ आता नहीं था उस समय, रेडियो वीडियो नहीं देखती थी ना है, मैं ज़्यादा फिल्में देखती थी, कुछ नहीं जानती थी, पढ़ाई करके सीधी इसमें आ गई थी। तो उन्होंने कहा ठीक है आप करिए। तो वो भी एक अच्छा हो गया टाइम और बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, लोग बहुत पसंद करने लगे। तो ये हो गया ये कार्यक्रम। फिर उसके बाद एक रात में आता था वो गीत निशा और एक रसमंजरी। हाँ, ये दो कार्यक्रम, ये दोनों नरेंद्र पंडित और वीरेंद्र मुंशी पुराने सीनियर वो थे अनाउंसर, ये लोग दिया करते थे ये दोनों कार्यक्रम। तो मेरा जब मैं यहाँ पर रेडियो में आ गई, मतलब वहाँ से रेगुलर तो थी मैं, फिर मेरा सिलेक्शन यहाँ हुआ। तो उसमें अनीता मलिक, मैं, आशा भटेजा और एक लेखा मेहरोत्रा थी, ये कश्मीरी लड़की, ये हम चारों सिलेक्ट हुई उसमें। और 2 लड़के थे बाहर के दोनों, एक जितेंद्र महाजन जो मनोहर महाजन का भतीजा था कुछ, और एक विजय रॉय, ये जोधपुर का था। तो इन दोनों की अच्छी आवाज़ें थी। ये दोनों हुए लड़के। अब हमारे साथ जो ये संतोष जोशी था बेचारा, इसका नहीं हुआ। और वो एक राजकुमार कुंभज, वो भी यहाँ पे मतलब आता था, वो उसमें आता था इसमें आप लोग के समान जो केजल में आता था, उसका नहीं हुआ। उन्होंने तो सिलेक्ट जो कर दिया था, बोले यही मेरी पहचान है और ये रहेंगे। उसी में ये था सुदो कंटेंट, ये जो कमेंट ये जो करता था ना कमेंट्री, सुशील जोशी। हाँ, ये भी बवेजा साहब की खोज जैसे मैं थी। हाँ, सुशील जोशी। हाँ, और मैं और ये दीपक त्रिपाठी। तो बवेजा साहब ने कहा ये तीनों मेरे हीरे हैं, मैं तलाश के जा रहा हूँ यहाँ से। उनकी जब वहाँ से निकल गए वो उनकी मतलब यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया। तो उनके जाने के बाद फिर ये आए थे के सर, जो के नैयर सर, ये शायर रहे। तो ये भी बहुत अच्छी कविता शायरी करते थे। इन्होंने भी मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया कि हाँ ठीक है, डटे रहो तुम बेटा। बेटा मुन्ना कहते थे कि मुन्ना डटे रहो। आकाशवाणी के फरमाइशी कार्यक्रम के अलावा आपने कौन से कार्यक्रम किए जो
पॉपुलर रहे हैं। ये तो मन भावन था, रसवली, रसमर्री और गीत लिशा जो रात में होता था 10:30 बजे। और ये नरेंद्र पंडित के साथ हमने नाइट प्रोग्राम किया था। हाथ से गीत सुनाते और साथ में चुटकुले सुनाते थे। तो आधे घंटे का प्रोग्राम होता था वो 8:30 से 11 बजे रात। हाँ, नाइट का। तो वो कार्य मैंने ये भी किया। तो वो तो खत लोगों के आपके पास आते थे आपके नाम से और लोग मिलने आते थे। और जो प्रसिद्धि आपने पाई है और उसके बाद आप कैसा महसूस करते थे कि क्या मैं, क्योंकि वो आकाशवाणी का दौर, रेडियो का दौर स्वर्णिम युग आपने जिया है। हाँ, आज तो जो रेडियो है वो अलग तरीके से है और वो तो आपने जो जिया है वो तो गोल्डन पीरियड था। हाँ, वो लौट के आना मुश्किल है, असंभव। तो आप कैसा महसूस करते थे? अब तो मैंने रेडियो बंद कर रखा है, क्योंकि टीवी में कभी कभी सुन लेते हैं। तो ऐसा लगता है कि अरे ये शोर शराबा चल रहा है। जो भी अनाउंसमेंट हो रहा है वो भी शोर शराबा है, कहीं कुछ फीलिंग्स नहीं है, कोई वहाँ एक्सप्रेशन नहीं है, और जो भी बोल रहे हैं जस्ट बोलते जा रहे हैं। तो उसमें कोई अच्छा नहीं लगता है। उनको यदि कोई सिखाने वाला मिले, गाइड करने वाला, तो वो भी अच्छा बोल सकते हैं, पर लोग बोलते ही नहीं है, किसी को कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, अपना ड्यूटी करो और निकलो, ये बात हो गया है। तो जो बताने वाले लोग हुआ करते थे उस समय, गुणीजन, क्या रे ऐसा तुमने बोला, ये अच्छा बोला, ऐसे बोलना। तो वहाँ पे मैं जो छोटी छोटी उंगलियाँ जो करती थी वो ठीक करती थी, और कोशिश करती थी कि बहुत अच्छी तरह से मैं बोल सकूं और बहुत अच्छे लोगों को मेरा जो भी संदेश है जा सके। तो ये कोशिश की मैं कोशिश करती थी। तो आपने अपनी आवाज़ को बनाने के लिए या बरकरार रखने के लिए, आपका डिक्शन ठीक करने के लिए कुछ ट्रेनिंग ली, या ऐसा करते करते ही आप? नहीं, हम जब सिलेक्ट हुए तो हमें ट्रेनिंग पर दिल्ली भेजा गया। अच्छा। तो मैं और ये जितेंद्र महान, हमें दिल्ली, जितेंद्र महाजन, हम दोनों को सर ने ट्रेनिंग के लिए 10 दिन की ट्रेनिंग दिलवाई थी दिल्ली में। तो हम वहाँ गए, तब मेहनादी मिश्र थे जो न्यूज़ रीडर, उनके यहाँ पर उनकी मेहमान रही थी 10 दिन तक। उन्होंने मुझे दिखाया, वो स्टूडियो दिखाया, टीवी सेंटर दिखाया, पास में ही था दोनों, वो दिखाया और कहा कि अरे तुम तो लिखती हो। तो मैंने कहा हाँ, मैंने नाटक लिखे। तो बोले चलो ठीक है, अब तुम्हें यहाँ अच्छा लगता है तो तुम करने लगी हो। मैंने बोली हाँ, मैं अब इसी में रम गई हूँ, इसी काम में, जो भी काम मुझे मिला है। तो बोले सुना था तुम तो वीडियो बन रही थी। मैंने बोली हाँ, आ गया था मेरा पॉइंट लेटर, परंतु मेरे पापा ने मना कर दिया कि बच्ची को कहाँ इतनी दूर भेजेंगे। सीधी में हुआ था हमारा सिलेक्शन, तो मुझे मना कर दिया। तो फिर मैंने अपना मन यहीं पे कर लिया और मैं अपनी कविताएं लिखने लगी साथ में। अब रेडियो में आकर तो कविताएं मेरी छूटी नहीं, जहाँ मौका मुझे मिलता तो मैं कविताएं लिखती, तो वो मेरी कविताओं का स्वर एक ही होता। आकाशवाणी में काम करते हुए, प्रोग्राम पेश करते हुए, ऐसा कोई घटना जो आपको याद आती है कि ये ऐसा श्रोताओं का या गीतों का या प्रोग्राम का, वो बताइए। क्या सभी प्रोग्राम तो मैं मन लगा के करती थी। बाकी जो श्रोता थे उनकी सबकी अलग अलग चॉइस होती थी। कोई कुछ पसंद करता, कोई कुछ। ज़्यादातर मेरी शेर व शायरी, कविताएं ये पसंद करते थे, और जो मैं कहना चाहती थी उसे सुनना चाहते थे। बोलना ज़्यादा पसंद करते थे। लेकिन क्या कि आकाशवाणी के अलावा भी आपने बाहर काम किया क्या? हाँ, जैसे हमने किया ना। अच्छा। जैसे इसके प्रोग्राम में, और जो आकाशवाणी की जो संगीत संध्याएँ होती थी उसमें भी
मैंने अनाउंसमेंट किया, जो काफ़ी लोगों ने अच्छा उसका पसंद किया। तो वो एक अलग चीज़ थी मेरी कि मैं वो सब करती थी कि हाँ मुझे ये काम इस तरह करना है। तो काफ़ी लोग पसंद करते थे कि हाँ ये अच्छा बोलने लगी, अच्छा बोलती है, एक्सप्रेशन है, अच्छा इसका दिमाग है, अच्छी ये मेहनत करती है, अच्छी स्टडी है इसकी। और जो मेरी साइकोलॉजी थी, जो मैंने आखिरी नाटक लिखा था वो अवचेतन मन, तो उसमें मैंने साइकोलॉजिकल प्रोग्राम बनाया था। क्योंकि जब मैं आकाशवाणी में आई, मतलब जो गुणीजन और वही इसके प्रतिभा के धनी लोगों के साथ जब मैंने काम किया, तो उनसे मुझे जो प्रोत्साहन, तो वो मिला। तो मैं वो सब सीखने लगी कि हाँ अपने को ऐसा करना है। क्योंकि मैं रेडियो तो कुछ जानती नहीं थी उस समय, बस लोग थे जो मुझे मिले, खुशबू जैसे लोग मिले। अच्छा। मतलब ये जो था ना, जो मेरा सुरीला सफ़र जो शुरू हुआ, तो ये ध्वनि तरंगों में ढलकर जो मैंने 20 साल का सफ़र तय किया, अच्छा वो उस सफ़र की याद में अपने आप में पूरा एक ज़माना है। और वो ज़माना ऐसा है कि वो भुला नहीं जा सकता है। कई अच्छे लोग, कई कलाकार आपसे मिले होंगे, कई लोग मिले होंगे, और लोगों ने भर भर के आपके दुआएं और खत लिखे और तारीफ की होगी। तो आपको कैसा महसूस? बहुत अच्छा लगता था कि अरे मैं इतने लोगों से जुड़ रही हूँ और अपने मन की बात कहती थी। तो वो मुझे मौका मिल जाता था। अच्छा, जो स्टूडेंट आते थे, छात्र छात्राएं, तो मैं ब्लड डोनेट करने के लिए उनको ज़रूर उकसाती थी कि भाई तुम्हें ऐसा करना चाहिए ना, ये अच्छा काम है ना। तो वो मेरी बात मानते थे कि हाँ दीदी ठीक है। मधु की बहन से मैंने ब्लड डोनेट करवाया था, इंदर से, और एक वो दूसरी थी, उसके जीजा की बहन थी प्रेमलता, उससे मैंने ले जा गई। और हमारे ऑफिस में से लोगों को ले जा के मैं उनका वो करवाती थी। और जो भी मिल जाए, अपने ऑफिस के जो लोग जाते उनको ज़रूरत है ब्लड की, तो मैं उनके लिए वहाँ से ब्लड बैंक से जाके अरेंज करवा देती थी, या अपने लिए फिर मैं दे के आती थी उनके लिए ब्लड। तो ये मेरा जो वो था सेवा करने का तरीका, वो मतलब रहा था, साथ में ही था। कि हाँ ये तो मुझे करना ही है। सब जानते थे ऑफिस वाले कि हाँ ये शारदा ये काम करती है, कोई मिल गया तो चलो भाई उसका काम तो करने आएगी, कुछ ना कुछ तो मदद करेगी, किससे जो बनेगा। तो वो मेरा जो एक मैसेज कि मैं ऐसा करूं, सबके दुख दूर करूं, सबको खुशियाँ बांटूं, तो वो सब मैं सोचने के साथ साथ करने की भी कोशिश करती थी। तो ऐसे में बढ़ती रही आगे। और श्रोताओं का और भाई श्रोता भाई बहनों का बहुत प्यार और मान सम्मान सब कुछ मिला मुझे। तो मैं उन सबकी मन से क्या कहना चाहिए, शुक्रगुजार हूँ कि जिन लोगों ने मेरे साथ काम किया, मेरा हौसला बढ़ाया। और जो बाहर के कलाकार थे उनमें एस.के. पाडगिल और रमजान शाह और कौन थे वो, रामचंद्र चंदेश्री, जो भोपाल के कलाकार थे, उन्होंने भी मेरा गीत गाया था और बहुत प्रशंसा किया था। तो बस मेरे गीते हैं, मुझे लगते हैं कि वो अच्छे रहे, लोगों के लिए पास टाइम भी रहा, और उनको एक मैंने ये सीख देने की कोशिश की। क्योंकि मैं विवेकानंद को मानती थी और उनके ज़रिए जो बात थी वो मैं कहना चाहती थी श्रोताओं को कि दुखी गिरियों जो निर्धन और वस्त्रहीन उन्हें कपड़े दें और दुखियों की सेवा करें,
प्रेम पूर्वक सेवा करें। तो वो मैंने कोशिश की। कोशिश तो कर सकते हैं अपन जीवन में बस। और आप आज भी लोग शारदा सामन को जानते हैं, पहचानते हैं। उनकी आवाज़ उनके दिल में बैठी हुई है कि ये इस तरह से बोलती थी, और ऐसी आवाज़ उन्होंने अब तक पहले कभी नहीं सुनी थी, जो शारदा जी के कंठ से निकल के रेडियो के तिरंगों से होती हुई रेडियो पर जाती थी और सुकून देती थी। और मैं चाहता हूँ कि सभी श्रोता जो हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं वो जान गए होंगे कि शारदा सामन की आवाज़ का जादू क्या था। उनका अवसर मिले और आगे आने वाले ज़िंदगी में जो लोग मीडिया में आना चाहते हैं उनके लिए भी संदेश उन्होंने दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे समय दिया और मेरे चैनल के श्रोताओं को अपने जीवन के बारे में बताया, मार्गदर्शन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। 34 साल बाद आप आए मेरी सुधि लेने के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो लोग तो भुला जाते हैं। नहीं दुनिया वो है कि जब तक है आँखों के सामने, जब तक है इंसान, और जहाँ गया कि ख़त्म।